दोस्तों आज स्टूडियो में नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, कंप्रोमाइज़ कर लेना। थोड़ा सा लाइटिंग सिस्टम थोड़ा सा यहाँ का अच्छा नहीं है, इसलिए वीडियो अच्छी नहीं आ रही है। लेकिन जो बातें आप लोगों के सामने रखूँगा वो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, वीडियो में क्या ही रखा है समझ में आना चाहिए हर बात, फिर चाहे कहीं बैठकर भी वीडियो बना दो। फिलहाल सबसे पहले खबर ईरान के राष्ट्रपति को लेकर आ रही है। ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, जिसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूं, इनकी सोच भी पहले वाले राष्ट्रपति से ही मिलती हुई है। इन्होंने राष्ट्रपति बनने के साथ ही कई बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। सबसे पहला ऐलान उन्होंने ये किया कि देखिए, हम जिस तरह से फ़िलिस्तीन का साथ दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अब फ़िलिस्तीन का साथ देंगे और आज़ाद कराने के लिए फ़िलिस्तीन को हर संभव कोशिश करेंगे। अब हम फ़िलिस्तीन को आज़ाद करा कर ही रहेंगे, ये बात नए राष्ट्रपति मसूद की तरफ से कह दी गई है। इसके अलावा इन्होंने हिजबुल्लाह से भी कहा, हिजबुल्लाह के जो हसन नसरुल्लाह हैं उनसे बात करते हुए कहा कि हम आपसे बिना किसी शर्त के संबंध बनाए रखेंगे और आपको हर तरह का सपोर्ट करेंगे। बिना किसी शर्त के हम आपके पूरी तरह से साथ हैं। तो ईरान का जो स्टैंड पहले था वही स्टैंड ईरान का आज भी है और ईरान के नए राष्ट्रपति भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल ईरान और रूस के बीच काफ़ी नज़दीकियां बढ़ रही हैं। उधर भारत के प्रधानमंत्री भी रूस की यात्रा पर हैं, तो ऐसे में अब अमेरिका और यूरोपीय देशों के दिल में बहुत ज़्यादा चसक उठ रही है कि कहीं भारत से करीब ना हो जाए रूस और ईरान। फिलहाल इधर भारत के प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर हैं और रूस ने रात ही एक यूक्रेन के ऊपर बड़ा हमला किया जिसमें 30 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के सामने अपने देश के नागरिकों को रिहा करने के मुद्दे को भी उठाया। आपको याद होगा कि बहुत सारे भारतीय नागरिकों को रूस ने अपनी आर्मी में शामिल करके यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है यूक्रेन से लड़ाई लड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने उस मुद्दे को भी व्लादिमीर पुतिन के सामने रखा है और पुतिन ने भरोसा दिलवाया है कि उन लोगों को हम जल्द से जल्द आर्मी से निकालकर आज़ाद कर देंगे। दोस्तों मिडिल ईस्ट की खबरें और भी सारी हैं, लेकिन एक खबर आपको दिखाना चाहता हूं। अभी नोटिफिकेशन मेरे सामने आया, मुझे हंसी आई बहुत ज़्यादा। इंडियन मीडिया किस तरह से खबरें सुनाकर लोगों को गुमराह करती है। लिखा गया कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ बदलाव, बिहार यूपी में हो गया सस्ता। जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो ऐसा लगता है अरे वाकई में लग रहा है डीजल और पेट्रोल सस्ता हो गया। खबर इस अंदाज में हमारा देश का मीडिया दिखाता है मानो 20-30 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया हो। हुआ कितना है सस्ता? सिर्फ 10 पैसे, 12 पैसे या 14 पैसे। और इस बदलाव को भी हमारा मीडिया बड़ा चढ़ाकर यह दिखाता है कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, बहुत बड़ी राहत मिली है, भारत के लोगों को पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। यही तो चल रहा है इतने सालों से। छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बनाकर दिखा दिया जाता है और बड़ी बड़ी बातों को, बड़े बड़े मुद्दों को दबा दिया जाता है। पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस वैसे के वैसे बने हुए हैं। 10-15 पैसे कम करके मीडिया सरकार की तारीफों के पुल तो बांध देता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है हम आप सभी लोग जानते हैं। अरे हम टंकी फुल कराते हैं तो पेट्रोल पंप वाले 10-15 पैसे का पेट्रोल तो वैसे ही कम डालते हैं, कहते हैं अरे भैया यहीं पर रुक जाओ, आगे डालेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। होता है ना आपके साथ भी। फिलहाल तेल की बात चली है तो आदिवासी हेयर ऑयल की भी यहाँ पर बात कर लेता हूँ। आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में भी आपको मैं लगातार बता रहा हूँ। फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोग नकली ख़रीद कर लगाते हैं, रिज़ल्ट नहीं आता है तो कहते हैं कि आपने जो बताया था हमने लगाया, रिज़ल्ट नहीं आया। देखिए, अगर आप ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल ख़रीदेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उनके वेबसाइट का, उस वेबसाइट से ख़रीद कर अगर लगाएंगे और ठीक से कोर्स करेंगे तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। कैसे आपको लगाना है, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इन पर आप कॉन्टैक्ट करके वीडियो कॉल पर अपने वालों को दिखाकर आदिवासी लोगों से आप लोग डायरेक्ट लगाने का तरीका पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से खरीदें। दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको यमन और सऊदी अरब के बीच बढ़ रहे तनाव के बारे में बताया था। सऊदी अरब को यमन ने धमकी दे दी है कि अगर आप हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं तो आपके जो एयरपोर्ट हैं, आपकी बंदरगाहें हैं, वो हमारे निशाने पर हैं। एक बार फिर से उन बंदरगाहों के, उन एयरपोर्ट्स के नाम हूतीज़ की तरफ से जारी किए गए हैं जिन पर वो हमला कर सकते हैं। हूतीज़ ने किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका फ़ोटो जारी किया है। किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो रियाद के अंदर बना हुआ है। किंग अब्दुल्ला पोर्ट, किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दमाम के अंदर है। रास तनुरा बंदरगाह
जीजान पोर्ट, जद्दा बंदरगाह, ये सारी वो जगहें हैं जहां पर हूतीज़ ने हमला करने की सीधे तौर पर सऊदी अरब को धमकी दे डाली है कि अगर आप हमारे ऊपर ऐसे ही एक्शन लेते रहेंगे तो हम आपके ऊपर हमले कर देंगे। लाल सागर में एक बार फिर से यमनी हूतीज़ ने इराकी इस्लामिक रेसिस्टेंस के साथ मिलकर कुछ ऑपरेशन को अंजाम दिया, कुछ जहाज़ों पर हमले किए। पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऐसी सोच है, मैं अक्सर ऐसे कमेंट भी देखता रहता हूं कि आप गाज़ा और फ़िलिस्तीन के नाम पर वीडियो बनाकर बहुत पैसा कमा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये चैनल कोई छोटा चैनल नहीं है। 2 मिलियन सब्सक्राइबर इस चैनल पर जुड़ चुके हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर बोलना, खुलकर बोलना कितना मुश्किल हो गया है आप नहीं जानते। पूरी दुनिया इस वक्त इजराइल और अमेरिकियों की ग़ुलाम बनी हुई है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ सब उन्हीं के अंडर में आती हैं। एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। एप्पल का नाम सुना ही होगा आपने, आईफोन जिसका आता है। एप्पल ने फ़िलिस्तीनियों के लिए बोलने और गाज़ा में इजरायली नरसंहार की निंदा करने के लिए पत्रकार तारिक रऊफ़ को बर्खास्त कर दिया। तारिक रऊफ़ नाम के एक पत्रकार एप्पल कंपनी में काम करते थे। उन्होंने इजराइल के ख़िलाफ़ थोड़ी सी बातें लिख दी, इजराइल के नरसंहार के ख़िलाफ़ बोल दिया, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। सोशल मीडिया पर अभी बोलना इतना आसान नहीं है। ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ज़्यादातर ये इन्हीं के अंडर में आते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट ना किया करें जिससे दिल दुखे। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर से कहा है कि अगर इजराइल ने गाज़ा में अपनी सैन्य कार्रवाई बंद नहीं की तो हम इजराइल के साथ सभी राजनयिक संबंधों का बॉयकॉट करेंगे। मतलब अभी भी राजनयिक संबंध बरकरार हैं इजराइल और तुर्की के बीच। भाई तभी तो बॉयकॉट करेंगे जब संबंध बने हुए हैं। समय समय पर आकर तुर्की की तरफ से ऐलान कर दिया जाता है कि हमने सारे संबंध ख़त्म कर दिए हैं, सारे व्यापार ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन सब कुछ चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेबनान के एक सीनियर सांसद का कहना है कि फ़िलिस्तीनी समर्थक जवाबी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप हिजबुल्लाह ने इजराइल को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई अगले कुछ दशकों तक इजराइल नहीं कर पाएगा। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के बॉर्डर पर इजराइल को इतना नुकसान पहुंचाया है कि आने वाले कई दशकों में, 10 साल का एक दशक होता है, इजराइल उसकी भरपाई कर ही नहीं पाएगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने। उधर एबीसी के साथ एक इंटरव्यू में इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमास आज से 5 साल बाद भी रहेगा। बहुत बड़ी बात है। वाकई में हमास अभी भी है और आने वाले काफ़ी टाइम तक वहाँ पर रह सकता है, ऐसा अंदाज़ा इजराइल को भी है। और इजराइल के सैनिक प्रवक्ता इस तरह की बातें कर भी रहे हैं। इजरायली सेना के एक अधिकारी ने कहा है कि हम गाज़ा युद्ध में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। ये बात इजराइलियों को समझ में आने लगी, लेकिन ये बात हमारी कुछ ऑडियंस को समझ में नहीं आई है। जब भी मैं ये कहता हूँ कि गाज़ा में हमास अभी भी जिंदा है या हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है उस बॉर्डर पर, तो लोगों को लगता है कि ये सब बातें बकवास हैं, क्योंकि गाज़ा के अंदर जो मौतें देखी हैं उसको देखकर लोगों को यकीन नहीं होता है। लेकिन ये हकीकत है। 10 महीने होने को हैं, इजराइल अभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है सिवाय गाज़ा के आम लोगों को मारने के। तो इससे बड़ी हार और क्या हो सकती है इजराइल की। जो इजराइल अपनी सेना के गुणगान करता था, अपना जो आयरन डोम है उसके नाम पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, और आज किस तरह से वो नाकाम साबित हुआ है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बस वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह जल्द एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।